चैप्टर नंबर 4 मार्केट। बेटा इससे मिनिमम आता है 10 मार्क्स, मैक्सिमम आता है 17 मार्क्स। मतलब समझ सकते हो सबका बाप मार्केट। एक तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल अब हमारे लिए क्या है, और प्रोडक्शन और मार्केट एक साथ ही कंबाइंड होता है तो और भी ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऑन एन एवरेज 50% से ज्यादा सिलेबस इसी का रहता है क्वेश्चन में। तो अब इसके तरीका को भी समझना होगा। मार्केट चैप्टर से पहले हमें पढ़ना पड़ता है बेटा रेवेन्यू का कंसेप्ट, क्योंकि कॉस्ट तो हमने पढ़ लिया। जब तक रेवेन्यू नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन करेंगे कैसे। तो पहले मार्केट का डेफिनेशन लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट लिख लेते हैं, और फिर कम से कम आज रेवेन्यू कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, और अलग अलग मार्केट के बारे में कुछ कुछ जो उसके फीचर्स हैं उस फीचर्स को लिख लेते हैं। तो कोशिश करेंगे अगली क्लास में सारे प्रैक्टिकल अप्रोच को कर लिया जाए। इतना ही आज ज्यादा करना है, ज्यादा हम लोगों को आज करने की जरूरत नहीं है। तो अभी 3 बज रहा है, अगले 2 सवा 2 घंटे 2.5 घंटे हम लोग इसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो चलिए बेटा सबसे पहले लिखते हैं मार्केट का डेफिनेशन। कहता है होल ज्योग्राफिकल एरिया और नेटवर्क where buyer and seller came in contact to each other for the purpose of sale and purchase of goods or services at a given price in a given period of time is known as मार्केट। वह संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र व नेटवर्क जहां क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के संपर्क में आते हैं क्रय और विक्रय करने के लिए वस्तु एवं सेवाओं का एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर, वही हमारा कहलाता है बाजार। हाँ, ये वाला आया। तो भाई आपको कोई भी चीज खरीदना है, आपको कुछ भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं किसी सेलर के पास जाते हैं ना, भैया ये सामान दो, फिर आप पेमेंट देते और वो दे देता है। तो बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आए या नहीं आए, सेल और परचेज करने के लिए आए या नहीं आए, गुड्स और सर्विसेज भी हो सकता है या नहीं हो सकता, और उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा या नहीं होगा। भाई आपकी 2 बजे से हमने क्लास रखी तो पहले मैसेज करना पड़ा ना कि 2 बजे क्लास स्टार्ट होगी। भले ही गलती से हम 1:57 पे आ गए थे, वो अलग बात था, लेकिन आए ना भाई। तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का होना जरूरी है या नहीं जरूरी है। मोबाइल रख दे बेटा, नजर ऊपर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, मार्केट। मार्केट बहुत तरह के होते हैं, बट हमें यहां पर देखना होगा एज पर नंबर ऑफ सेलर, और एज पर नंबर ऑफ सेलर मार्केट हमारे होते हैं 4 तरीके के। कितने तरीके के होंगे, तो लिखिएगा एज पर नंबर ऑफ सेलर। अच्छा उसको सेंड नहीं करने का मौका मिल रहा था, बेटा कोई काम नहीं देगी बेटा। एज पर नंबर ऑफ सेलर
देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट, क्योंकि एक मार्केट हम लोग पढ़ेंगे एज पर नंबर ऑफ बायर, तो इसलिए उसको यहां पर नहीं लिखना है हमें, क्योंकि हम तो नंबर ऑफ सेलर यहां पे लिख रहे हैं ना। तो नंबर ऑफ सेलर के अनुसार अगर देखा जाए तो कितने तरीके का मार्केट होगा बेटा? 4 तरीके का होगा। कितने तरीके का? पहला मोनोपोली, दूसरा ओलिगोपोली, तीसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और चौथा परफेक्ट कंपटीशन। ये 4 तरीके के हमारे पास मार्केट होते हैं। ये 4 प्रकार के हमारे पास मार्केट हैं। इसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है, इसी के प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन होती है, और लास्ट में इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म की भी बात हम लोगों को करनी होगी विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन अगर हम बाजार की बात कर रहे हैं तो बिना लाभ और हानि के तो काम चलेगा नहीं, बिना प्रॉफिट और लॉस के तो काम चलेगा नहीं। इसका मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट तो करना ही होगा अलग अलग मार्केट के अंतर्गत। और प्रॉफिट बराबर होता क्या है बेटा? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। याद होगा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में बताया था हमने कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज नोन एज प्रॉफिट। तो कॉस्ट तो अभी अभी हमने पढ़ लिया, लेकिन रेवेन्यू तो पढ़ा ही नहीं। तो चलो पहले बड़े प्यार से रेवेन्यू के बारे में पढ़ते हैं, आराम से। आधा घंटा लगे, पौने घंटा लगे, 1 घंटा लगे, उसके रिलेशन को देखने में, देखेंगे, जरूर देखेंगे। तो लिखिए बेटा, रेवेन्यू कंसेप्ट। बोर तो नहीं हो रहे ना बेटा? तो मुजरा करके थोड़ी ना दिखाएंगे, बैठ के पढ़ो चुपचाप। बोर हो रहा है, बोर। हाँ तो तू आया भी तो 2:45-3 बजे ही था, तो जा सकता था बेटा। जी जी जरूर। तो हेडिंग दीजिएगा बेटा, रेवेन्यू कंसेप्ट। कल किस किस ने बिजनेस साइकिल का वीडियो देखा था? एक। यू आर सो बिजी। कोई नहीं बेटा, बाद में बोलना लास्ट टाइम में कि सर इसका रिवीजन करा दो, फिर बात करेंगे। रेवेन्यू कंसेप्ट, ये रेवेन्यू है क्या बेटा? कहते किसको है? तो रेवेन्यू का एक तरीके से मतलब इनकम। रेवेन्यू का मतलब क्या होगा? कि भाई जो भी हमें पैसा प्राप्त हो रहा है या मिलने वाला है, आउटपुट के बेचने के कारण, वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा? रेवेन्यू कहलाएगा। ये नहीं कहलाएगा? वही हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा? उसमें अगर चाहो तो 5-7 पेज छोड़ लो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। अगर बच्चे ने पूछा कि सर छोड़ दें, इच्छा है तो छोड़ सकते हो, नहीं तो अलग से कोई कॉपी अगर रखा होगा प्रैक्टिस करने के लिए तो कर सकता है, कोई दिक्कत ना है। बस होमवर्क ज्यादा नहीं मिलेगा, ऑन एन एवरेज लगभग वही। तुम लोगों को कितना 700-800 क्वेश्चन करवाया था ना क्लास में बेटा प्रोडक्शन कॉस्ट के? वही 800 क्वेश्चन आप लोगों को भी दूंगा अभी करने के लिए, ज्यादा नहीं दूंगा। जरूरी नहीं है, लेकिन तरीका सीख जाओगे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हैं। नहीं, मैं ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं दूंगा आप लोगों को, आप चिंता फिक्र मत करो, रिलैक्स रहो आप। ठीक है, ओनली क्या हुआ? हाँ, मिनिमम 800 आप लोग बना लेना। काम आपका, हमारा क्या, हम तो सीधा देख लेंगे कौन बनाया और कौन नहीं बनाया, चिलैक्स करेंगे। चलिए बेटा, तो लिखिएगा, रेवेन्यू refers to
मनी received by a seller by selling his product in the market. That is, आसान शब्दों में लिख सकते हैं कि मनी रिसीव्ड ड्यू टू सेल ऑफ आउटपुट इज नोन एज रेवेन्यू। ये जो रेवेन्यू है ना बेटा, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने तरीके के होंगे? तो लिखिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। कौन कौन? चलो अब तुम लोग कहते हो तो मान लेते हैं, परीक्षा थी नहीं। पहला, टोटल रेवेन्यू, टीआर। अब टीआर है क्या ना, साथ साथ एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। तो लिखिएगा, टोटल मनी रिसीव्ड ड्यू टू सेल ऑफ टोटल आउटपुट एट अ टाइम। भाई एक समय पे तुमने कितना बेच दिया, वही जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही टोटल आउटपुट होगा, ये नहीं होगा। तो हम ऐसे लिख सकते बेटा कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस का मतलब है बेटा सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और क्वांटिटी जो क्यों लिखते हैं, इसका मतलब हो गया क्वांटिटी सोल्ड। याद आया, डिमांड सप्लाई में लिखवाया था क्वांटिटी का मतलब कि जब मार्केट पढ़ेंगे तो क्वांटिटी का मतलब क्या होगा? क्वांटिटी सोल्ड। कि भाई जो हमारे पास कॉमोडिटी है उसको अगर हम लोग प्राइस से मल्टीपल करते चले जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा? तो टीआर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? प्राइस इनटू। तो चलिए जरा एक छोटू सा ना टेबल बना लेते हैं, और टेबल सिर्फ टीआर में बनाते हैं, इसी में बाद में हम लोग एआर और एमआर को भी इंक्लूड कर देंगे ताकि काम एक ही टेबल में चल जाएगा। तो चलिए जनाब, अगर करके देखें तो एक तरफ तो आ जाएगा क्वांटिटी, एक तरफ क्या आ जाएगा, और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं प्राइस। प्राइस का मतलब हो गया बेटा प्राइस पर यूनिट। प्राइस का मतलब क्या हो जाएगा? प्राइस पर यूनिट। अब दोनों चीज अगर निकल जाएगा तो टोटल रेवेन्यू भी निकल जाएगा, एवरेज रेवेन्यू भी निकल जाएगा, और मार्जिनल रेवेन्यू भी निकल जाएगा। ही नहीं निकल जाएगा? बट अभी तो सिर्फ टीआर तक का काम करना है ना। तो जब हमने पहला कॉमोडिटी बेचा तो उसका रेट लगाया बेटा 22 रुपए। कितना रेट लगा दिया? 22 रुपए। जब हमने दूसरा कॉमोडिटी बेचा तो हमने रेट लगा दिया 20, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना कॉमोडिटी बढ़ता जाता है तो रेट उस अनुसार क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ये नहीं कम होता जाएगा। ओके। जब हमने तीसरा कॉमोडिटी खरीदा 18, मतलब बेचा, इसी तरह से चौथा पे 16, हर पे 2-2 का गैप ले रहे बेटा, पांचवें पे 14, छठे पे 12, सातवें पे 10, आठवें पे 8। यहीं तक ले लेते, ज्यादा काहे कम करें, क्योंकि फिर ऊपर ढक जाएगा ना। प्राइस पर यूनिट
ये क्वांटिटी है ना, इसके बगल में लिखा है प्राइस, प्राइस का मतलब प्राइस पर यूनिट से रिलेशन बेटा, एक कमोडिटी का दाम ना। नहीं तो अगर खाली ऐसे ही छोड़ देंगे प्राइस लिख करके तो आपको ये लगेगा कि भाई 2 कमोडिटी का 20 रुपए दाम था, 3 कमोडिटी का 18 रुपए दाम था, तो ये तो उल्टा ही पड़ जाएगा इफेक्ट। तो ये एक छोटा सा हमने यहां पे शेड्यूल लिख लिया बेटा। क्या अब इससे टीआर निकाला जा सकता है? तो चलिए टीआर निकालते। 21 इंटू 1, 20 दूनी 18 तिया, 16 चौके 14 पंचे, 12 छाके, 10 सते, 88। हर यूनिट पे हमारा टीआर निकल गया, ये नहीं निकल गया। तो प्राइस और क्वांटिटी को अगर हमने मल्टीपल कर दिया, प्राइस और क्वांटिटी को अगर हमने मल्टीपल कर दिया तो हमारा क्या निकल गया बेटा? टोटल रेवेन्यू निकल गया, ये नहीं निकल गया। ओके, पर मजा तो फिर भी नहीं आएगा। अब दूसरा हमारे पास क्या आता है बेटा? एवरेज रेवेन्यू ना। तो लिखते हैं सेकेंड, मैंने बीच में 2 लाइन छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। एवरेज रेवेन्यू, अब एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या? तो कहता है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइड में क्वांटिटी, है ना बेटा। टोटल रेवेन्यू को हम लोग प्राइस इंटू क्वांटिटी लिख सकते हैं, और नीचे क्या है हमारा? क्वांटिटी क्वांटिटी। तो क्या हो गया बेटा? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो नोन एज प्राइस। एवरेज रेवेन्यू को ही हम लोग क्या कह देंगे बेटा? लिख लिया यहां तक सबने? तो बेटवा जरा एक बात देखो, ये वाला प्राइस का कॉलम था ना, दूसरा वाला, एज इट इज अगर उठा के यहां पर रख दिया जाए तो कोई दिक्कत? बोलो, क्योंकि जो प्राइस है वही क्या होगा? एवरेज रेवेन्यू। जो प्राइस है वही हमारा क्या होगा? एवरेज रेवेन्यू। तो यही वैल्यू एट इट इज हम लोग उठा के कहां रख रहे हैं? वहां पर रख रहे हैं। तो हमारा क्या बन गया? एवरेज रेवेन्यू बन गया, ही नहीं बन गया? ओके। और तीसरा क्या आता है बेटा हमारे पास? क्या आएगा तीसरा? मार्जिनल रेवेन्यू। बेटा वही बातें जो इससे पहले पढ़ रहे थे, एडिशनल रेवेन्यू रिसीव्ड ड्यू टू सेल ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट, अर्थात मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ एन टर्म्स माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस 1 टर्म्स। आया ना? और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड में चेंज इन क्वांटिटी। होगा या नहीं होगा बेटा? बोलो। तो इस अनुसार अगर यहां पर टोटल रेवेन्यू निकाल रहे थे तो टी आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं MR1 प्लस MR2
प्लस MR3 सो ऑन MRN, या टोटल रेवेन्यू बराबर सिग्मा मार्जिनल रेवेन्यू। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बेटवा? इसीलिए 2 लाइन छोड़ा था हमने। हो गया? पक्की वाली बात? पर मजा फिर भी नहीं आएगा। चलिए पहले एमआर वाला कॉलम फिल कर लेते हैं और फिर इसका रिलेशन देखते हैं और फिर काम करते हैं हम लोग आगे। तो अभी तो बेटा शुरू भी नहीं किया हमने। मेरी क्लास तो 4 बजे से है ना, ये तो बोनस टाइम है ना बेटा आपका। नहीं बेटा मिलेगा, मोर इज बेटर। चलो बेटा, बेटा देखो यहां पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना, अब देखो 22 से 40 पे गए कितना एडिशनल, 40 से 54 पे गए कितना, 54 से 64 पे गए, 64 से 70 पे गए, 70 से 72 पे गए, 72 से फिर 70 पे गए और 70 से 64 पे गए। आ गया बेटा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। भाई हर एक यूनिट पे बढ़ता रहा और उस गैप को हम लोग कंसीडर करते रहे, गैप कंसीडर होता रहा, वैल्यू आता रहा। ओके, तो अब इसी के बेसिस पर हम लोगों को देखना होगा रिलेशन एमंग TR, AR एंड MER। पहले ये रिलेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे रिलेशन बिटवीन AR, MR एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इतना देख लेंगे ना तब मार्केट की तरफ चलेंगे। ठीक है बेटा, ये तो बिल्डिंग बनाने से पहले कुर्सी बना रहे हैं अभी, बेस। चलिए हो गया यहां तक, सबने टेप प्लीज। ठीक है बेटा, हम भी 2 मिनट का मौन रखेंगे। हाँ बेटा 2 मिनट का ब्रेक देंगे ना, टेंशन काहे ले रहे हो? बेटा देखो ऐसा है ना, ब्रेक हो जाने के बाद ना फिर आलस आ जाता है, और यहां अगर बैठे रहते ना तो एनर्जी फुल रहता है। तो मैं वही कोशिश करूंगा कि यहां बैठे बैठे एक ही बार जब ओवर करना हो क्लास ओवर। नहीं तो भाई टॉपिक खत्म हुआ, मैं चाहता तो बोलता कि 15 मिनट वेट कर लो, उसके बाद हम नया शुरू करेंगे। और ये जो इतना देर अभी मैंने 2-3 मिनट भाषण करी, ये ब्रेक था आपका। चल तो लिखिएगा बेटा, रिलेशन एमंग TR, AR एंड MR। बेटा अगर कोई भी रिलेशन निकालना हो, अभी दिखाते हैं बेटा MR। ये देखो सुंदर सा MR आया। देख लो बेटा, पसंद आया? मानव जी हो गया बेटा? ओके चलिए कैरी ऑन। बेटा कोई भी चीज रिलेशन के लिए पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा जरूरी है ना।
तो चलो हम ज्यादा परेशान आप लोगों को नहीं करते, एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। अब जरा गौर से देखो बेटा, जब तक एम आर हमारा पॉजिटिव है, टी आर लगातार बढ़ता जा रहा है या नहीं बढ़ता जा रहा है? जहां पर एम आर हमारा 0 हो गया, टी आर हमारा मैक्सिमम हो गया। जहां पर एम आर नेगेटिव हो रहा है, टी आर फॉल्स डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ए आर लगातार फॉल्स डाउन हो रहा है, बट कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होगा। एम आर पॉजिटिव भी होगा, 0 भी होगा और नेगेटिव भी होगा। बेटा देखो, टी आर और एम आर को मिलाने वाली जो लाइन है, उसको जहां पर ए आर ने इंटरसेक्ट किया, वहां पर इलास्टिसिटी हमने क्या लिख दिया है? क्यों लिखी है? तो इसके लिए आगे हम ए आर, एम आर और इलास्टिसिटी का रिलेशन देखेंगे, ठीक है ना। और आपने इलास्टिसिटी में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। डिमांड कर्व को जहां से दो बराबर भागों में बांटा जाता है, वहां पर इलास्टिसिटी कितनी? वही चीजें यहां भी है। ओके, तो चलिए इसी रिलेशन को लिख लेते हैं हम लोग। हो गया? चलिए लिखिएगा बेटा। इफ TR increases, MR will be positive when MR will be 0, TR will be maximum. When MR will be negative, TR falls down. TR falls down. MR and AR both declines, but MR falls rapidly than AR.
AR always positive while MR positive, negative and 0. AR curve is flatter than MR. देख रहे हो ना कि AR जो है MR से ऊपर है या नहीं है, तो MR जो है ज्यादा झुका हुआ है, लेकिन AR उतना ज्यादा झुका हुआ होगा क्या? नहीं, तो इसलिए उसको कहते हैं फ्लैटर। या ऐसे समझने के लिए भी कहते हैं कि जो MR है वो स्टीपर देन AR है। उल्टा अगर सोच के देखो तो हम लोग बोल सकते हैं कि AR फ्लैटर है MR के, या ऐसे भी MR के अनुसार सोच सकते हैं कि MR स्टीपर है AR के, है कि नहीं? फिर कहता है कि अगर कहीं पर एट द पॉइंट वेयर MR will be 0, elasticity of demand on AR curve will be 1 ना, ऊपर लिख दिया था ना ग्राफ में इंडिकेट करके। तो क्या यही रिलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता बेटवा? इसी रिलेशन की बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बट मजा तो फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि इलास्टिसिटी शब्द का नाम आ गया। तो चलिए अब देख लेते हैं रिलेशन अमंग AR, MR एंड इलास्टिसिटी। करते चलो ना आराम से, क्या दिक्कत है, हड़बड़ा काहे रहा है? रिलेशन अमंग AR, MR and elasticity of demand. Relation among AR, MR and elasticity of demand. तो इसमें एक छोटू सा फॉर्मूला होता है बेटा, MR बराबर AR ऑफ E माइनस 1/E। अरे किसी से भी लिखो, प्राइस इलास्टिसिटी को किसी भी चीज से डिनोट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ईपी भी लिख दोगे तब भी चलेगा, नॉर्मल ई स्मॉल लिख दोगे तब भी चलेगा, सिर्फ कैपिटल ई लिख दोगे तब भी चलेगा। प्राइस इलास्टिसिटी आना, ई मतलब इलास्टिसिटी, ऐसे ही याद रखना। अब इसका मतलब क्या हो गया भैया? तो यहां पर 3 कंडीशन बनेंगे हमारा। क्या होगा? 3 कंडीशन बनेगा। और यहां पे ये मत सोच लेना कि ये E माइनस 1/E जो लिखा है तो 1/E लिखा है वो पूरा है, ये ऐसे है, वो लिखने का तरीका स्लैश था। ऐसा मत सोचना कि 1/E सिर्फ लिखा है हमने, सबका है, ब्रैकेट वाइज इसलिए लगा दिया, नहीं तो भरोसा थोड़ी ना। रुको यार, हाँ रुको, नहीं नहीं हम बढ़िया से लिख देते भाई, तुम लोगों का कोई भरोसा ना है। बोलोगे सर यही तो आपने लिखवाया था, ले स्मॉल ठीक है ना बेटा? अब खुश, ऐसे लिखा था हमने, वो लिखने का तरीका होता है ना स्लैश करके, मतलब पूरा डिवीजन। या जी पीसीएम का ही था मैं भी। अच्छा बेटा एक वो बताओ, अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 लिख लिया जाए तो MR कितना होगा? अभी अभी ग्राफ में बनाए थे हमने, तो 1 माइनस 1, आज 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करो तो, आज 0 से किसी भी चीज को गुना कर दो तो
तो लिखिएगा बेटवा, इफ elasticity is equal to 1, then mr will be 0. लेकिन अगर एक से ज्यादा हो तो पॉजिटिव होगा ना भाई। इफ elasticity greater than 1, then mr will be positive. If E less than 1, then mr will be नेगेटिव। तो अब देख रहे हो बेटा, जो ग्राफ बनाए थे ना, देखो ये 0 हो गया था तो वहां पर क्या हुआ, इक्वल 1। इधर की तरफ मतलब लेस देन 1, इधर की तरफ मोर देन 1 होता था ना ग्राफ में, याद करो इलास्टिसिटी वाले में। वही चीजें यहां पर भी रिप्रेजेंट करी गई है, नहीं करी गई है? तो वही रिलेशन देना है और इस पर लगा देना स्टार। हर अटेम्प्ट इससे एक क्वेश्चन आता है। इस बार भी आया था फॉर्मूला ही। हाँ, बाकी जिन्होंने जय माता दी खेला होगा उन्हें पता नहीं होगा कि आया था या नहीं आया था, है कि नहीं? होता है ना भाई कि और छोर कौन यार, समझ में नहीं आ रहा है, दे दबा। तो ये रिलेशन भी ध्यान में रखोगे या नहीं रखोगे? मजा फिर भी ना आवेगा। अब एक काम कर लेते हैं भैया, हमने लिखा है 4 मार्केट के बारे में, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, और इन चारों के बारे में जो डिटेल्स बातें हैं ना, वो आज हम लिख लेते हैं, जो इनके फीचर्स वगैरह हैं। एक तरीके से पूरे टॉपिक का करक्स लिख लेते हैं हम लोग, अगली क्लास में एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है ना? ज्यादा नहीं बस बेटा। हाँ बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा रे? ठीक है, तो चारों ही टॉपिक के बारे में, मोनोपोली के बारे में, ओलिगोपोली के बारे में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में और परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, जो एक मेन क्रक्स होता है ना जिससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। तुम लोगों को मैंने डिटेल्स में याद होगा, एक पूरा पेज पे लिखवाया था सबसे लास्ट क्लास में, तो वही मैं यहां पर भी एज इट इज लिखवाता हूं ताकि उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। ओम लाया है क्या? दे दे बेटा, फिर मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ छूट जाए, तो उससे अच्छा है कि पूरा मैं जो लिखवाया हूं लिखवा दो। नहीं बेटा, एक पेज ऐसा कौन अब्बा फैला रहा है? बस अभी इतना शुरू है ना, इसको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कौन बोल रहा है? ये ब्रेक से पहले की बात बता रहा हूं ना। यस, मैं यही बैठूंगा, किसी को हिलने नहीं दूंगा। चलो बेटा, हमने यहां पर क्या करा है समझने के लिए, 5 भागों में इस पेज को बांटते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। पंचम मतलब पंचमी ही होता है बेटा। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादश, द्वादश, त्रयोदशी, इस तरीके से बहुत, चतुर्दशी। चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे बेटा एस्पेक्ट्स। भाई ये जो हम लोग देख रहे हैं, तो हर किसी में क्या क्या अंतर है, क्या बातें हैं, वो क्रक्स भी तो एक साथ होना चाहिए ना। तो सबसे पहले वो एस्पेक्ट्स देखेंगे हम लोग कि किस बेसिस पर ये हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं। सबसे पहला यहां पर लिखा है बेटा परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि आपके बुक में ऑर्डर इसी तरीके से दे रखा है ना कि पहले परफेक्ट है, फिर मोनोपोली है, फिर ओलिगोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है और लास्ट में ओलिगोपोली। मोनोपोली,
मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन। ओलिगोपोली लिख लेना बेटा, काहे ले टेंशन आता है। ये लो ओलिगो, सबसे सुंदर इसी को लिख देते, ये ले सजा के। अब देखिए बेटा, अगर हम एस्पेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले तो हर एक मार्केट में देखना होगा नंबर ऑफ सेलर को। किसकी बात करेंगे बेटा? नंबर ऑफ सेलर। अगर हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात करते तो यहां पर वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर होगा। क्या होगा? वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर। मोनोपोली में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर होगा, तो सिंगल सेलर। मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ सेलर होगा, और ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स की बात करते हैं, अर्थात अप टू 20 की बात करते हैं हम लोग। तो अगर नंबर ऑफ सेलर के बारे में आपसे कोई भी पूछे तो परफेक्ट कंडीशन में बहुत ज्यादा होगा, मोनोपोली में सिर्फ एक होगा, मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर होगा, और ओलिगोपोली में क्या होगा? कुछ एक फर्म होगा। अगर नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में सेम प्रोडक्ट होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। लेकिन अगर मोनोपोली की बात करें तो भाई एक वो बताओ, एक ही फर्म है कितना ज्यादा प्रोडक्ट रखेगा भाई, है कि नहीं? तो लिखिएगा बेटा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अगर मोनोपोली की बात, सॉरी परफेक्ट कंपटीशन की बात करते तो क्या होगा? होमोजीनियस ना, होमोजीनियस प्रोडक्ट। इसमें लिखिएगा हाईली डिफरेंशिएटेड और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। भाई कुछ हक चीजों को ही रखेगा, उससे ज्यादा थोड़ी ना दिखेगा, ठीक है। अगर यहां पर भी बात करें तो अगर मोनोपोलिस्टिक है तो लार्ज नंबर सेलर है तो डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स रख सकता है या नहीं रख सकता है? तो लिखिएगा बेटा स्लाइटली डिफरेंशिएटेड, और इसमें लिखेंगे बेटा नेचर ऑफ डिफरेंशिएशन वेरीज। अलग अलग चीजों का अलग अलग नेचर हो सकता है या नहीं हो सकता बेटा? फिर उसके बाद आ सकता है बेटा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। भाई जब होमोजीनियस गुड्स है तो काहे का डिफरेंशिएशन? होमोजीनियस है तो डिफरेंशिएशन होगा क्या? मोनोपोली है तो भैया वहां तो एक आध ही को रखेगा, सब्स्टिट्यूट्स रखेगा ही नहीं, तो मतलब हाई लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो एक्सट्रीम, ठीक है। इसमें हाँ भाई सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो स्लाइट, और यहां पर क्या होगा बेटा? नन टू सब्सटेंशियल, थोड़ा बहुत नाम मात्र के लिए, ठीक है। भाई पेट्रोलियम है तो सब तो पेट्रोलियम में रहेगा ना, लेकिन उसके फर्म तो कुछ एक ही होंगे, ओके। हाँ चेंजेबल हो। फिर इसके बाद बात आती बेटा एंट्री और एग्जिट। एंट्री और
एग्जिट। बेटा परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ, अरे कोई आए कोई जाए हमें कौन सा फर्क पड़ता है भाई। तो फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट। मोनोपोली है, एक ही फर्म है ना, अगर वो चल गया तो कोई फर्म बचा नहीं, और कोई आ गया तो वो अकेला रहा नहीं। इसका मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा ना कि रे बेटवा ना तू जा सकता है ना तू आ सकता है। मुझे याद है एक बार ऐसे ही मैं फीडर क्लास ले रहा था, वो 1 वीक नहीं अलग से पढ़ाता हूं बच्चों को। उस वीक में सिर्फ एक बच्ची थी हमारे पास, तो 11:30 बजे मैं पढ़ाने के लिए गया। 11:50 के आसपास, 20 मिनट के बाद ही बच्ची बोलती सर 12 बजे घर जाना है, कुछ काम है। मैंने बहुत देर तक ऐसे देखा, फिर बोला बेटा 11 बजे ही मुझे बता देते तो मैं 11 बजे से ही पढ़ा लेता, कम से कम कुछ तो पढ़ाता। नहीं सर मुझे लगा आप बिजी होंगे इसलिए बताया नहीं। मैंने बोला क्लास ओवर। अब देखो अभी कोई एक चला गया, कोनो फर्क पड़ा क्या भाई, 2 4 10 भी चला जाओ कोई फर्क, लेकिन जहां एक ही बच्चा है, बच्चा साफ क्लास साफ। फिर अपने आप को बैठ के थोड़ी ना संतावना दूंगा, पढ़ राकेश पढ़, अच्छा लगेगा बेटा, कहां से होगा। तो अगर एक ही फर्म है और वही एग्जिट हो जाए तो फर्म बचा, और अगर कोई आ गया तो अकेला रहा नहीं। मुझे तो लग रहा है कि वो बच्ची डर गई होगी मुझसे देख के कि कलवा अकेला है, यमराज। नहीं इतना भी खतरनाक नहीं हो। तो यहां पर क्या होगा बेटा, रिस्ट्रिक्शंस होगा एंट्री और एग्जिट, ना तो कोई फर्म आ सकता है और ना ही एग्जिस्टिंग फर्म बाहर, तो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और एग्जिट। मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज नंबर है बेटा, आएगा जाएगा कोनो फर्क है क्या, फ्री एंट्री और एग्जिट। लेकिन जहां कुछ एक फर्म है तो बेटा वहां पर जो है, जैसे देखो मान लो 10 सीट हो और पहले आओ पहले पाओ का हो, तो एकदम धक्का मुक्की हो जाएगा गेटवा पे, नहीं एक दूसरे पे मुंह के मुक्का चला देगा, हाट मेरी बारी। भाई अगर कुछ एक फर्म है तो एंट्री भी डिफिकल्ट होगा और एग्जिट भी क्या होगा, तो लिख सकते हैं बेटा डिफिकल्ट एंट्री और एग्जिट। समझ में आवत हो कि ना बेटवा, आवत हो ना। कहां जात हो जो आवत नहीं हो। तो ये तो थी बेटा एंट्री और एग्जिट। अगर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बेटा यहां पर इलास्टिसिटी की वैल्यू इनफिनाइट होती है, अर्थात परफेक्टली इलास्टिक। लेकिन मोनोपोली में E की वैल्यू लेस देन 1 होती है। E की वैल्यू क्या होगी बेटा, लेस देन। इन इलास्टिक लिख सकता हूं या लेस इलास्टिक, जो भी आप लिखना चाहो। अगर हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ग्रेटर देन, अर्थात इलास्टिक कह दो या मोर इलास्टिक कह दो, और यहां पर होता है बेटा किंग्ड शेप। किंग्ड का मतलब है बेटा अपर पोर्शन मोर इलास्टिक
एंड लोअर पोर्शन लेस इलास्टिक। ये किंग्ड शेप क्या होता है ना, तो मैं आगे के चारों का जब ग्राफ अभी बना के दिखाऊंगा ना कि मोनोपोली में कैसा ग्राफ बनेगा, ओलिगोपोली में, परफेक्ट में, तो वो भी बना के दिखाएंगे, तो उसमें बताएंगे किंग्ड का मतलब क्या होता है। कल कौन बोला, कल किसने देखा है बेटा? पर मजा फिर भी नहीं आएगा यहां पर। अगर आपसे कोई भी पूछे कि बताओ किस मार्केट में प्राइस के ऊपर किसका क्या कंट्रोल होगा, तो कंट्रोल ओवर प्राइस की भी बात करेंगे ना बेटा। तो चलिए लिखते हैं कंट्रोल ओवर प्राइस। बेटा परफेक्ट कंपटीशन का किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन अकेला है हम, मेरी मर्जी मैं क्या प्राइस रखूं ना रखूं, मेरी मर्जी में किसी को फ्री में दूं और किसी से पूरा पैसा वसूल लूं। भाई तुम्हें खरीदना हो खरीदो, नहीं खरीदना हो जो। तो फुल कंट्रोल ओवर प्राइस किसका होगा? मोनोपोली का होगा नहीं। तो फुल लिख दो या टोटल लिख दो, एक ही काम होगा या नहीं होगा? टोटल या फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। अगर मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो हर एक कंपनी या हर एक प्रोड्यूसर अपने सामान का उत्तराधिकारी है या नहीं, मालिक है या नहीं, तो अपने प्रोडक्ट का प्राइस मेकर होगा या नहीं होगा? तो लिखिएगा बेटा, each firm is a price maker for its own product। भाई अगर प्रोडक्ट हमारा है तो उसका दाम निर्धारण कौन करेगा? और यहां पर होता है बेटा रीजनेबल। ऐसा थोड़ी नहीं कि तुम्हारी जो मर्जी होगा प्राइस ठोक दो और सब उसको एक्सेप्ट कर लें, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ एक हद तक आपका कंट्रोल वहां पर रहेगा। अगर हम डिमांड कर्व की बात करें, भाई ऊपर इलास्टिसिटी रखा है तो डिमांड कर्व भी बनेगा ना कुछ, तभी तो नीचे हम ग्राफ बना पाएंगे। तो अगर डिमांड कर्व का शेप देखे तो कैसा होगा? डिमांड कर्व, तो इसमें लिखिएगा बेटा हॉरिजेंटल, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक था ना बेटा। इसमें क्या लिखेंगे बेटा? एसटी पर, एसटी पर का मतलब होता है बेटा झुका हुआ, और होता तो नेगेटिवली स्लोप्ड ही है ना। इसी तरीके से यहां पर फ्लैटर, कम झुका हुआ, और यहां पर किंग्ड कर्व बनेगा या नहीं बनेगा? अगर हम लोग इसका प्रॉफिट देखें कि लॉन्ग रन में किसको कैसा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, बेटा एक्सेप्ट मोनोपोली सबको नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और ओलिगोपोली में प्रॉफिट निकालते ही नहीं हम लोग। तो यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट, यहां पर एबनॉर्मल प्रॉफिट, यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट, यहां पर कुछ हो भी ना करेगा। और लास्ट है हमारा बेटा, कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं ना ताकि कोई दिक्कत ना रहे, और फिर इन सब के नीचे ना इसका ग्राफ बना दूंगा समझाने के लिए। आज ही होगा।
हाँ बेटा 4 बजे से है ना आप लोगों के साथ। अगर एग्जाम्पल देखें, वेजिटेबल, फूड, ग्रेन्स, अनाज वगैरह सब एक ही जैसा होगा ये नहीं होगा, सब्जियां वगैरह एक ही जैसा होगा ये नहीं होगा। मोनोपोली में रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एटसेट्रा। अगर यहां पर देखे बेटा, कार, सोप, जितने भी डिटर्जेंट वगैरह होगा वो सारा, एटसेट्रा। इसमें फार्मा कंपनी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जो पेट्रोलियम कंपनी वगैरह है, एटसेट्रा, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ओलिगोपोली के अंतर्गत। लेकिन चूंकि हमने जो ऊपर लिखा है कि डिमांड कर्व किसमें कैसा होगा, तो उसके लिए छोटू छोटू ग्राफ भी बना के देख लेते हैं। यो बस थोड़ा देर और पढ़ लो, इसमें कंडीशंस वगैरह देख लेते हैं हम लोग। अरे मैं तो कभी तुम लोगों को पढ़ाता भी नहीं हूं, तब भी तुम लोग इतना परेशान हो जाते हो। देखो बेटा, अगर हम लोग यहां पर बात करें किसकी? परफेक्ट कंपटीशन की। ए आर बराबर एम आर एलास्टिसिटी इन्फिनाइट। मोनोपोली है ना? ए आर एम आर elasticity less than 1। ए आर एम आर elasticity मोर देन, देखो ना एक में स्टीपर और एक में फ्लैटर लिखा था या नहीं लिखा था? तो देख रहे हो ना, स्टीपर लिखा है तो ज्यादा झुका के रखा है और फ्लैटर है तो कम झुका हुआ है। ए आर यहां पर मोर इलास्टिक, यहां पर लेस इलास्टिक। अब ये क्यों होता है ना, तो अभी जो हम थोड़ी देर में अभी करवाएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, उसमें एक ग्राफ बना के जब इक्विलिब्रियम फॉर्म का दिखाएंगे तब बताएंगे कि क्यों हुआ। कितना परेशान है बताओ, 2 घंटा भी नहीं हुआ, 1 घंटा 59 मिनट 14 सेकंड हुआ है अभी मात्र। तो ये हो गया हमारा कि चारों मार्केट क्या होता है उसके बारे में एक ओवरव्यू हमने देख लिया। उसमें कैसा कर्व बनेगा, क्या नहीं होगा, कैसा होगा, कितने फर्म्स होंगे, ये सब सारी चीजें देख ली हमने। लेकिन काम यहां से बनता नहीं है। अब यहां पर हम लोगों को देखना होगा डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट इन ए डिफरेंट मार्केट, और उसके लिए
हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। अब इसमें जब हम प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन करेंगे तो दो तरीके से, एक टोटल अप्रोच के माध्यम से और एक मार्जिनल अप्रोच के माध्यम से। तो अगर हम लोग यहां पर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। काहे अरे 1 घंटा और पढ़ लो ना बेटा उसका। चलो ठीक है, डिटर्मिनेशन हम लोग कल कर लेंगे, कल ये टॉपिक खत्म ही हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है ना। हाँ तो अपना जो है कल माइक्रो इकोनॉमिक्स 100% कंप्लीट, ठीक है। रिविजनरी सारा वीडियो डाला हुआ है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जरूर याद से देख लेना, ठीक है। और फिर मंडे से हम लोग, वैसे संडे से ही हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। 13 से 14 अप्रैल तक डेली बेसिस पे हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर लेना है, ओके। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद कल 3:50 पे। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे।